नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम बात विचार में। आज हम अपने इस कार्यक्रम बात विचार में राफेल डील पर बात करेंगे और मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बीडी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी की जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज हम बात करने जा रहे हैं राफेल डील पर। तो राफेल डील एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसको हम महा घोटाला कहें तो भी कुछ बुराई नहीं होगी। तो राफेल डील को लेकर आपके क्या विचार है, क्या कहेंगे? इस घोटाले में आखिर कितना बड़ा महा घोटाला छिपा है? देखिए, घोटाला, महा घोटाला और अंतर्राष्ट्रीय घोटाला, ये सब शब्दों का विन्यास बना देने से जुर्म की ग्रेविटी कम ज़्यादा नहीं हो जाती। अगर चोरी हुई है तो अगर चोरी हुई है 500 रुपए की और आप कह देंगे उसको कोई महाचोरी हो गई है तो वो महाचोरी नहीं हो जाएगी, और अगर 5000 रुपए की चोरी हो गई और आप कहते वो महाचोरी, तो इसका कोई पैमाना नहीं। राफेल डील पिछली यूपीए सरकार के द्वारा फ्रांस से लड़ाकू विमान के खरीदने का किया गया एक सौदा, जिसके ओरिजिनल नाम के उच्चारण का अप्रभंश है हिंदुस्तानियों में कि उसको क्या बोला जाए। आमतौर पे राफेल डील कहा जाता। जो बात आई कि पिछली सरकार जाते जाते इस सौदे के सारे महत्वपूर्ण चीजों को ओके करके गई। उस सरकार नई जब सरकार आई तो अब केवल उस सौदे का कार्यान्वयन होना था। नई सरकार आई तो जिस सौदे पर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की मुहर लग चुकी थी, सब जगह से वो पास हो चुका था, केवल उसका कार्यान्वयन होना था। इसने क्या किया? सबसे पहले उस सारी डील को रद्द कर दिया, सारे एमओयू को रद्द कर दिया। अब आप इसमें एक देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हथियारों में खेल होता है वो समझिए। ये सही है कि कई सारे मुल्क हथियारों की प्रतिस्पर्धा में हैं, सब अपना अपना हथियार और अपने हथियारों के युद्धक सामानों को बेचना चाहते हैं, और इसमें बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इन्वॉल्व होती हैं। किसी भी एक देश का दूसरा देश से सौदा कराने में वो ताकतें इन्वॉल्व होती हैं, और निश्चित तौर पर राफेल में पिछली सरकार में वो ताकतें इन्वॉल्व रही होंगी। एक बड़ा पैसा उनका लगता है। अब ये हुआ कि अब सौदा हो गया है, अगली सरकार आएगी, खरीदेगी और उसी टर्म कंडीशन पे आएंगे। जब सौदा रद्द कर दिया जाता है तो जो लोगों के पैसे लगे हैं वे उस सौदे को फिर से कराने के लिए बड़ी बड़ी डील ऑफर करते हैं। तमाम इंटरनेट सर्च, गूगल, पढ़ाई लिखाई से ये सारी चीजें, जो बातें मैं बात कह रहा हूं, जो बात मेरे माध्यम से जनता जानेगी, वो जान सकती है कि इसका असली खेल क्या है। अब जब वो डील रद्द हो गई तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय लॉबी ने फिर दबाव बनाया और फिर वो डील हुई। अब उस डील में जो देखिए गड़बड़ कहां आई है। गड़बड़ ये आई है कि कुछ विमान आने थे और उसके बाद कुछ विमान भारत को बनाने थे। जो बनाने वाला काम है वो भारत की जो सर्वोच्च संस्था है हथियारों के निर्माण की, उसको ये काम दिया जाना था। जो नया एमओयू साइन हुआ, एक तो जो रेट पहले आ रहे थे, इन्होंने जनता को ये बताया कि वो तो बड़े बैकवर्ड किस्म के जो है युद्धक विमान खरीद रही थी पिछली सरकार, हमने तो अत्याधुनिक खरीदे हैं। वही मैंने जो कहा ना, शब्दों का हेर फेर करके इन्होंने बता दिया कि हमने अत्याधुनिक खरीदा है और इसलिए रेट बढ़ गया। अब ये जब ये कोर्ट को चिट्ठी देते हैं, हलफनामा देते हैं, तो इन्होंने क्या लिखा कि नहीं साहब, जो पिछली सरकार तय कर गई थी हमने उसी गुणवत्ता के विमान लिए हैं। अब एक सवाल पैदा होता है, जब उसी गुणवत्ता का विमान तुमने लिया तो उसका रेट कैसे बढ़ गया? उसका रेट बढ़ गया तो भ्रष्टाचार की बदबू आ गई ना। तो ये खेल हुआ। दूसरा खेल इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस जो पूरे सौदे में एक थर्ड पार्टनर, अंबानीज बंधुओं ने एक कंपनी बनाई कि हाँ साहब हम युद्धक सामग्रियां बनाएंगे। इन्होंने जो शेष विमानों की बनाने की और आपूर्ति करने का काम था उसको अपनी उस जेबी कंपनी को दिला दिया। अब इसी पर सीधे सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में 1, 2, 3, 4 प्रपत्र उजागर होने लगे कि साहब इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ साथ भारत के राजनीतिज्ञों ने बढ़िया मोटा कमीशन ले लिया। यह बात हमने 2017 विधानसभा के चुनाव में जनता के सामने रखी कि राफेल डील में खेल हो चुका है।
लेकिन तब किसी का ध्यान नहीं गया। जब धीरे धीरे फ्रांस के राष्ट्रपति ने कुछ बोल दिया, वहां की मीडिया ने कुछ बोल दिया और कुछ खोजी पत्रकारों ने कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद कर लिए जो ये साबित करते हैं कि भारत सरकार का इंटेंशन मैलाफाइड था, उसने उन्हीं विमानों को बढ़ी हुई दर पर खरीदा, तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार का सीधा मामला। राफेल डील में हम केवल उसको एक छोटे शब्द में कहते हैं कि एक बड़ी दलाली कमीशन खोरी हो गई। ये जो चौकीदार ये कहता है कि साहब हम दूर हैं हर भ्रष्टाचार से, अब आप ये समझिए भ्रष्टाचार का मतलब क्या है। हम खुद और हमारे जानने या परिचित वाले लोग किसी भी तरीके की प्रत्यक्ष या परोक्ष अनैतिक कमाई से बचेंगे, जब ना हम अनैतिक लाभ लेने देंगे। और इन्होंने अपने ही उन सपोर्टर्स को, अपने ही उन फाइनेंसर्स की कंपनी को लाभ दिलाने के लिए बढ़ी हुई दर पे सौदा किया। अब वो जब सौदा उजागिर हो गया है तो ये सत्ता की हनक दिखाकर कभी उस अधिकारी को बर्खास्त कर देते हैं, कभी उनको बर्खास्त करते हैं, ये मोटिवेट कर देते हैं कि जनता का ध्यान ना जाए। वास्तविकता ये है कि आज नहीं तो कल भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत इस पूरे कच्चे चिट्ठे का खुलासा होगा और ये पूरी की पूरी सरकार, जो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जाके वहां पर लॉबिंग करती हैं, लाइजनिंग करती हैं कि हाँ फ्रांस वाले मुंह ना खोलें भारत के खिलाफ, ये सब कुछ उजागर होगा और इनके चेहरे से नकाब उतरेगा। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, तो क्या लगता है कि किस तरह से फिर न्याय मिलेगा? भाई मैं न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं और खुद वकालत करने की वजह से मेरा न्यायालयों पर एक अडिग विश्वास है और उसी विश्वास के सहारे मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है कि ये अपनी एजेंसियों के माध्यम से, अपने और तंत्र के माध्यम से उस चीज को घटा बढ़ा लें, छिपा लें, लेकिन कल तो सरकार भी बदलेगी ना। न्यायालय को कुछ जो चीजें इन्होंने दी हैं, बताई हैं, उसी आधार पर न्यायालय फैसला करेगा। लेकिन कल जब नई चीजें आ जाएंगी सामने तो न्यायालय अपना फिर फैसला सुनाएगा। तो इस बात के लिए मत चिंतित होइए कि न्यायालय इनको पाक साफ छोड़ेगा या फिर इनको दागदार छोड़ेगा। न्यायालय की न मंशा है दागदार बनाने की और ना पाक साफ छोड़ने की। न्यायालय को जो बताया गया है उसी के आधार पर वो अपना फैसला देगा। तो अगर मान लीजिए इनके पक्ष में फैसला आ जाए तो क्या आप समझती हैं कि राफेल घोटाले से इनका ध्यान हट गया? क्या आप समझते हैं कि राफेल में सब कुछ साफ साफ हुआ है? आज नहीं तो कल, मैंने बार बार कल कहा, न्यायालय उन्हीं चीजों पे तो फैसला देगा जो उसको बताया गया, दिखाया गया। जब ये बात बदलेगी, जब दौर बदलेगा तो और सच्चाइयां सामने आएंगी और देश को, जनता को पता लगेगा कि इन लोगों ने मिलकर एक लूट का रैकेट चलाया। वो लूट के रैकेट से इनका पर्दाफाश होगा। राफेल डील पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि एक संयुक्त समिति बनाई जाए जिसमें सब मिलकर अपनी अपनी बात, अपने अपने पक्ष को रख सके। तो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त समिति बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि लगता है कि दाल में कुछ काला है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हों या देश के और विपक्षी दल हों, चाहे नोटबंदी का मामला हो और चाहे राफेल डील का मामला हो, हम लोग बार बार लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देते हैं कि अगर जनता कोई सच जानना चाहती है तो आप श्वेत पत्र जारी कीजिए, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाइए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके वर्तमान सरकार के मुखिया लोगों का कोई भी विश्वास लोकतांत्रिक मूल्यों में नहीं है, लोकतांत्रिक कार्यवाहियों में नहीं है, ये जनता को बरगलाने में ही यकीन करते हैं, इसलिए ये ना बात मानने वाले हैं, ना इन्होंने पहले ही ये बात मानी है। तो ये मांग हम लोग कर सकते हैं। सरकार जब पूरी तरह से दमन की नीति पर उतारू है और वो ये चाहती है कि लोग और मूलभूत मुद्दों से भटक जाएं, केवल एक ही मुद्दा उनको याद रहे, तो सरकार अपनी साजिश में कामयाब हो रही है। लेकिन लड़ाई लड़ने वाले, आवाज उठाने वाले तो आवाज उठाते रहेंगे ना। आज नहीं तो कल दौर बदलेगा, तब ये बेनकाब होंगे। सरकार के ऊपर आखिर विपक्ष दबाव क्यों नहीं बना पा रहा है? अगर सरकार अपनी हर चीज को मनवाने के लिए तेजी से आगे काम करती है तो विपक्ष कहीं ना कहीं, क्या लगता है, कमजोर है? सभी पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ एकजुट तो होने की बात कर रही हैं, लेकिन एक साथ मिलकर काम नहीं कर रही। अब मिलकर काम करने का मतलब यह है कि मैं आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी हूं।
मिलकर काम करने का मतलब है कि मैं क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने लगूं? मिलकर काम करने का मतलब है कि जब ये सत्ता में थे, और देखिए विरोध जो होता है वो विरोध जनता के ही लिए तो है। सारी लड़ाई आखिर है किस लिए? किसी भी पार्टी को किसके लिए लड़ाई लड़नी है? किसी की भी पार्टी को केवल जनता के लिए लड़ाई लड़नी। और जब जनता उन मुद्दों पर जागरूक ही नहीं है, किसी भी मीटिंग सभा में उसको मोह एकदम निर्मोही हो चुकी है, कहीं उससे तरफ से कोई आवाज ही नहीं आती, तो जो पार्लियामेंट्री तौर तरीके से हो सकता है वो उठाते हैं। अब भाई आप क्या करेंगे? जुलूस निकालेंगे, ये लाठीचार्ज करेंगे, कुछ लोग पिटा जाएंगे, उसके बाद वो और नहीं किसी धरने प्रदर्शन में आएंगे। जब दमन ही किसी सरकार का मूल हो जाए, आपने देखा स्वामी गंगा सफाई मामले पर जो बैठे हुए थे सदानंद जी, और वे उनकी मौत हो गई, ये लोग देखने तक नहीं गए। वो आदमी 180 दिनों से ज्यादा भूख हड़ताल पे रहा। आप किस सरकार में किसके आगे बात उठाने की कहती हैं? मैं बता रहा हूं कि किसी भी प्रदर्शन, धरना, प्रत्यावेदन, किसी बात को सरकारें या व्यवस्था संज्ञान में ही नहीं लेना चाहती। तो जो लड़ाई लड़ी जा रही है या जो भी कुछ किया जा रहा है, केवल और केवल अपने दिखावे के लिए, हाँ साहब हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई हम इसी चुनाव में, जो चुनाव होते हैं उसमें जाके जनता को तमाम बातें बताई जा सकी। अब जब जनमत का फैसला आ जाता है, कैसे उसका तिरस्कार किया जाए? तो जो पार्लियामेंट्री तौर तरीका है उस तरीके से विरोधी आवाज उठा रहे हैं, विरोधी जनता को जगा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि हम लोग कितना कामयाब होते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो बिल्कुल बीडी त्रिपाठी का कहना है कि राफेल डील एक बड़ा घोटाला है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर अपना फैसला देगी और दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल खास कार्यक्रम बात विचार में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।